वेलकम टू दिस एपिसोड। म्यूचुअल ग्रुप से मैं राहुल नारायण। आज हमारे साथ हैं सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर अतुल अग्रवाल। ये गौतम बुद्ध नगर और नोएडा रीजन के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। वो इससे पहले गौतम बुद्ध नगर ब्रांच के चेयरमैन रह चुके हैं और सेंट्रल रीजन के वाइस चेयरमैन। अब वो सेंट्रल काउंसिल इलेक्शंस के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं और आज इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल काउंसिल और चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं उसको डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड जो और वाइड रेंजिंग टॉपिक्स हैं उसको भी टच करेंगे। मैं मनोज श्रीवास्तव म्यूचुअल ग्रुप से स्वागत करता हूं अतुल जी का। इसमें अतुल जी से हम चर्चा बढ़ाएं उसके पहले रिक्वेस्ट, इस चैनल को और इस एपिसोड को बहुत गौर से देखें। ये एपिसोड बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशन को डेडिकेट होने वाला है। हमने बहुत कीमती समय लिया है अतुल अग्रवाल जी का, तो बहुत ध्यान से देखें, आखिर तक देखें, एक एक शब्द इम्पॉर्टेंट होगा। और साथ में थैंक यू सो मच। पिछले 28 दिन के हमारे 20,000 व्यूज़ हैं आप लोगों की वजह से, आपके प्यार की वजह से, तो हमने भी चलना शुरू कर दिया है। आपका सपोर्ट रहेगा तो चलेंगे भी, दौड़ेंगे भी। इसी तरह से प्यार बना के रखिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अतुल जी, आज आपका टाइम मिला, वो हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, राहुल के लिए, सबके लिए बहुत प्लेजर है। ये मेरा सौभाग्य है सर कि मैं इस चैनल पर आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ और राहुल जी और आपके साथ मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो पहला क्वेश्चन जो एक बड़ा नेचुरल वे में आ रहा है, जो मैं पूछने की आपसे कर रहा हूँ कि आप established chartered accountant है नोएडा एंड अराउंड, यू हैव गॉट कपल ऑफ ब्रांचेज एट अदर प्लेसेस ऑल्सो। तो ये पॉलिटिक्स में आने का, मतलब सीए पॉलिटिक्स में आने का क्या ऑब्जेक्टिव रहा? सर, समवेयर इन 2012-13 मेरे को नोएडा ब्रांच में मैनेजिंग कमेटी में सर्व करने का मौका मिला और उसके पीछे ये कह सकते हैं कि मेरा राजनीति में आने का कभी कोई उद्देश्य नहीं था, सीए राजनीति में आने का कोई उद्देश्य नहीं था। बट एक पास्ट चेयरमैन हमारे नोएडा ब्रांच के थे, उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि नहीं, आपको नोएडा ब्रांच में मैनेजिंग कमेटी में आना है। तब मैं 2013 से 2016 तक जब मैं नोएडा ब्रांच की मैनेजिंग कमेटी में था, तो मुझे 3 वर्ष तक स्टूडेंट एक्टिविटी टेक केयर करने का मौका मिला। और उस दौरान मैंने देखा कि जो हमारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डेफिनेटली देयर इज़ ए लैक ऑफ कम्युनिकेशन, देयर इज़ ए लैक ऑफ लीडरशिप स्किल्स। तो 3 साल हमने नोएडा ब्रांच में सिकासा चेयरमैन की हैसियत से स्टूडेंट्स को सर्व किया और उसमें एक्टिविटीज़ का लेवल काफ़ी आगे तक बढ़ाया। उस दौरान हमें एहसास हुआ कि हमें आगे भी बढ़ना चाहिए। तो अगली बार मैंने फिर कंटेस्ट किया और मैं हाईएस्ट वोट से जीत करके आया। 2017-18 में मैं नोएडा ब्रांच का चेयरमैन बना और उस दौरान मेरे को महसूस हुआ कि मेरे को आगे रीजन में जाना है, क्योंकि अगर मेरे को प्रोफेशन के लिए सर्व करना है, मेंबर्स के लिए सर्व करना है, तो वो प्रैक्टिस में रह करके करना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं मेरे को इंस्टीट्यूट से ग्रास रूट लेवल पर जुड़ना पड़ेगा। इसीलिए मैंने रीजनल काउंसिल इलेक्शन कंटेस्ट किया 2018 में। वो मेरा पहला इलेक्शन था, एक्सपीरियंस नहीं था, उसके बावजूद आप सबके प्यार से मैं उस इलेक्शन में जीत करके आया और मेरे को अपने मेंबर्स और स्टूडेंट्स की सेवा करने का मौका मिला 2019 से 22 तक। सर, इनफैक्ट मैं कहूँगा जिस समय शायद आप जुड़े होंगे नोएडा ब्रांच से, मैं उस समय स्टूडेंट था, तो मैंने भी उसी समय जो ट्रेनिंग्स होती हैं कुछ अटेंड की जो सीए स्टूडेंट्स को करनी होती हैं, तो मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि उस समय कुछ शायद ब्रांच की तरफ से इनिशिएटिव रहा होगा कि स्पीकर्स आ रहे थे जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स थे और कम्युनिकेट कर रहे थे हम लोग को और इंस्पायर कर रहे थे, तो हम लोग को वो सेशंस अच्छे लग रहे थे। इनफैक्ट मैंने देखा कि सीए स्टूडेंट्स में जो हम लोग खुद एक्नॉलेज करते हैं कि शायद वो जो ट्रेनिंग जो सॉफ्ट स्किल्स की होती है वो कभी कभी थोड़ी सी लैकिंग हो जाती है। तो जो ये इनिशिएटिव्स हैं जो ब्रांच लेवल पे होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो प्रोफेशनलिज्म शायद जो आप लाते हैं वो कहीं ये देख सकते हैं कि सीएस में और ज़रूरत है उसकी। तो इनफैक्ट मैं ये पूछना चाहूँगा कि सर आपका सीए प्रोफेशन में कैसे आप आए, कैसे अट्रैक्ट हुआ, वो स्टोरी क्या है, और इस लेवल तक जो आप आए हैं उसमें जर्नी की कुछ अगर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स हो तो बताइए। राहुल भाई, मैं अगर बोलूँ तो मैं अपने आप को बोलता हूँ आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय एक्सीडेंट।
I never thought of being a chartered accountant. My dream was to become a civil engineer. But somehow destiny was there, and because of the destiny, I am a chartered accountant, and I'm practicing now. And the credit goes to my parents, credit goes to my uncle, who is also a chartered accountant and serving in a group as a CFO. आज हमारे जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम तो पास कर ले रहे हैं, लेकिन आगे की डायरेक्शन के लिए उनके पास कोई दिशा निर्देश नहीं है, उनके पास कोई हैंड होल्डिंग नहीं है। तो अगर वो हैंड होल्डिंग की हमें ज़रूरत है तो उसके लिए हमारी जो लीडरशिप है उसका बहुत बड़ा रोल है। एंड दैट इज़ द रीज़न आई एम थिंकिंग लाइक लेट मी कंटेस्ट फॉर सेंट्रल काउंसिल, और जो मेरे यंग मेंबर्स हैं उनकी हैंड होल्डिंग में कर सकूँ। इसमें एक जो भी आपने बोला कि डायरेक्शन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की कमी है, डायरेक्शन की कमी है, उसी से मिलती जुलती जो चीज़ है, जो डायरेक्शन वाली बात आपने बोली, जैसे ये हम लोगों ने चैनल शुरू किया, मैंने और राहुल ने मिलकर, और हम दोनों ही चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और ये चैनल प्रीडोमिनेंटली कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री रिलेटेड है, उसी पे हमारा फोकस है। अब जैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की मैं बात करूं तो आप देखिए पिछले 10 साल में करीब 6 टाइम्स हो चुका है। 10 साल में बहुत कम इंडस्ट्री होंगी अगर परसेंटेज वाइज देखें, इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग होंगी। आज कुछ मेरे ख्याल से 61 ट्रिलियन यानी करीब 60 लाख 61 लाख करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोफेशनल्स को देती है। आप अपना काम तो करें, उससे तो कोई नहीं है, बट एडिशनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन एक्ट एज रिसर्च एनालिस्ट, पीएमएस स्टार्ट कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, म्यूचुअल फंड की भी एडवाइजरी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं किस वजह से अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का इस इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन कम है। तो उससे रिलेटेड 2 पॉइंट मेरे हैं। एक तो जो बात है कि अवेयरनेस की, तो हम कोशिश कर रहे हैं वो अवेयरनेस क्रिएट करने की कि भाई ये आपके क्लाइंट्स को चाहिए, ये उन पे और ज़्यादा रेलेवेंट है जो प्रैक्टिसिंग सीएस हैं। कोई ना कोई कर रहा है, आप करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको टैक्सेशन की पकड़ है। एक बहुत बड़ा इशू आता है इंडस्ट्री में, क्लाइंट है, कॉरपोरेट है, लाला जी हैं, उनको पैसा इन्वेस्ट करना है, किसी के थ्रू उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट उनके होंगे, ऑडिटर होंगे, अभी मैं ऑडिटर वर्ड ही बोल रहा हूँ, बाद में इसको एलैबोरेट करेंगे। तो आपको पता है भाई ये पैसा आया हुआ है, ये इस कॉरपोरेट के पास 3 महीने के लिए, ये पैसा आया हुआ है, मशीनें खरीदनी है, बिल्डिंग बननी है, अगले 1-1.5 साल में चाहिए। तो आप उस टाइमिंग के हिसाब से सारा सिलेक्शन कर सकते हैं। हम अपने पार्ट पे लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहूँगा कि कमेंट्स में डालें अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उस पर चाहिए। लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं, पार्टिसिपेशन कम है। क्या ये अवेयरनेस की वजह से है या कुछ रेगुलेटरी एंगल है? सवाल यह है कि वो क्या इसमें से चीज़ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? आप उस पर क्या सोच रहे हैं? ये मेरा सवाल है। देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल वाजिब सवाल है। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर हम पीएमएस में जाएं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जाएं, तो कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। और इसमें मैं एक ही एग्जांपल कोट करता हूं कि हमारे जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट गल्फ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग ऑन पीएमएस। वहाँ पर उनका सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ही इतना अच्छा स्कोप है कि वो वहाँ प्रैक्टिस के बारे में नहीं सोचते, वो वहाँ ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज के बारे में नहीं सोचते। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सर 2 चीज़ें हैं। एक तो हमारा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट है, जिसमें कोड ऑफ एथिक्स है। कोड ऑफ एथिक्स में अगर मैं किसी कंपनी की ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज दे रहा हूँ तो उसको मैं अदर देन ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज कोई और सर्विसेज नहीं दे सकता। ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स में साफ साफ लिखा हुआ है। तो उस वजह से भी एक रेस्ट्रिक्शन है, मेंबर्स चाह कर के भी नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कहीं कोई रिलैक्सेशन या किसी पॉलिसी मैटर में अगर किसी डिसीजन की बात करें, तो इसमें एक इंस्टीट्यूट ने एक नया प्रावधान लेकर के आए थे, जिसमें उन्होंने मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए काफ़ी काम किया है। लेकिन उसकी भी अवेयरनेस हमारे मेंबर्स में नहीं है। अगर किसी मेंबर को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करना है, देन दे कैन वेरी वेल क्रिएट ए मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी
और उसमें वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर काम कर सकते हैं। डेफिनेटली एक जो ज़रूरत है वो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को मानेंगे कि आज जो यंग मेंबर प्रैक्टिस में आ रहा है वो हमारे सीनियर मेंबर्स को देख करके आगे बढ़ रहा है। उसके दिमाग में 3 ही चीज़ रहती हैं कि मेरे को जीएसटी में काम करना है, मेरे को इनकम टैक्स में काम करना है, मेरे को बैंक ऑडिट पर काम करना है, मेरे को टैक्स ऑडिट पर काम करना है। बट कहीं ना कहीं जो मैं समझ रहा हूँ कि ऑडिट एंड एश्योरेंस कंपनीज, ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज में जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। तो आने वाला समय हमारे जो न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं, यंग मेंबर्स आ रहे हैं, उनको डेफिनेटली नए एवेन्यूज़ पर काम करना होगा। नए एवेन्यूज़ में जैसे आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का है, उसके अलावा यूएस टैक्सेशन पर काम कर सकते हैं, उसके अलावा पेरोल आउटसोर्सिंग, अकाउंट आउटसोर्सिंग, मीन्स नंबर ऑफ एवेन्यूज़ हैं सर जिसमें हमारे यंग मेंबर्स काम कर सकते हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला कि उनके पास गाइडेंस की कमी है, उनके पास हैंड होल्डिंग की कमी है, और अगर ये हैंड होल्डिंग और गाइडेंस जैसे कि म्यूचुअल ग्लोब कर रहा है, स्पेशली फॉर पीएमएस, स्पेशली फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो मेरे को लगता है कि हमारे जितने यंग मेंबर्स हैं वो मोटिवेट भी होंगे और इस प्रोफेशन की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं सर कि कोई भी मेंबर अगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में है तो उसका रेवेन्यू ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज से कहीं ज़्यादा होने वाला है। उसकी जो वेल्थ है ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज से जो रेवेन्यू हमारा जनरेट होता है उससे कहीं ज़्यादा रेवेन्यू उसका जनरेट होने वाला है। तो डेफिनेटली आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल द यंग मेंबर्स, मे बी सीनियर्स ऑल्सो, if they can move towards portfolio management services, it is really a very wonderful area where they can work together. तो क्या आपके ब्लूप्रिंट क्या है करने का? सर देखिए, जब हम ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो आप भी देख रहे हैं पिछले कपल ऑफ ईयर्स से, और यू कैन से पिछले 10, 12, 15 साल से देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल जो हमारे यंग मेंबर्स भी फेस कर रहे हैं, और जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं वो भी प्रोफेशन में बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, जिसका मेरा विज़न लगभग पिछले 4-5 वर्षों से मैं जिसके बारे में सोच रहा हूं कि हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोटेक्शन एक्ट की हमें डेडली आवश्यकता है। क्योंकि आज जो मेंबर है अगर काम कर भी रहा है तो डर के काम कर रहा है, और डर के काम करने का पर्पज़ ये है कि अगर हमारे मेंबर की गलती नहीं भी है उसके बावजूद उसको बहुत सारी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा हम जब बात करते हैं, आज एक यंग मेंबर की हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, वुमेन मेंबर्स की हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत है। तो सर अगर मैं विज़न और मिशन की बात करूं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे पहला मुद्दा है चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोटेक्शन एक्ट का। आप देखिए, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में जब 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था तो उसमें एक साफ साफ लॉ में लिखा हुआ है कि जितने भी हमारे बैंक हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स आएंगे, उनकी हर ब्रांच का ऑडिट एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का मेंबर करेगा, और उसमें अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आरबीआई करेगा। फीस कौन फिक्स करेगा? आरबीआई फिक्स करेगा। अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कोई बदलाव नहीं आया अभी तक, लेकिन ऑडिटर अपॉइंट करने की पावर किसको दे दी? ऑटोनॉमी बैंक को दे दी। अभी तो 1 महीने पहले डिसीजन हुआ, इवन फीस फिक्स करने की ऑटोनॉमी भी बैंक को दे दी गई है। अब अगर मेरी ऑटोनॉमी बैंक को दे दी तो इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रिटी पहले दिन कॉम्प्रोमाइज हो गई सर। तो सर इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को लेकर के हमें आगे बड़ा लड़ना पड़ेगा। इनफैक्ट एक बार हम लोग शायद बॉम्बे में थे, किसी मीटिंग में गए थे, तो हम लोग को एक जेंटलमैन मिले जो शायद वो काफ़ी सीनियर बिजनेसमैन हैं वहाँ यूके के, जो कुछ टाइम हमेशा इंडिया में स्पेंड करते हैं। तो वहीं पे थोड़ी दोस्ती हो गई, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग इंडिया में क्या कर रहे हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यूके में आओ, यहाँ की फ़ीस देखो, वहाँ की फ़ीस देखो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स होती है। तो क्योंकि मैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में नहीं हूँ तो वो शायद मेरे पे अप्लाई नहीं होता, बट मैंने सोचा कि इतनी मेहनत से डिग्री मिलती है उसमें, और मेहनत हमेशा ही रहती है, कभी भी ईजी जॉब नहीं होती है। तो एक जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया में काम कर रहा है, तो उसकी जो आप बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन की, और दूसरी तरफ जो फीस की है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम काम जब उतना कर रहे हैं, इनफैक्ट जब मैं ऑडिट में जब ट्रेनिंग करता था तो आवर्स 10 आवर्स 12 आवर्स की नॉर्मल ये वर्किंग होती थी, और हम लोग ये डिस्कस किया करते थे जो हमारी फर्म में जिनके जो यूरोप में ऑफिसेस हैं वो 8 आवर्स वर्क करते होंगे, और जो सैलरी होती होगी हमसे कहीं कहीं ज़्यादा होती होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट वो चीज़ है कि मोटिवेशन भी होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने काम के लिए। तो आई बिलीव वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप ऑब्वियसली देखेंगे, लेकिन उस पर क्या एग्जैक्टली हम लोग कॉन्क्रीट स्टेप्स आप सोच रहे हैं? राहुल भाई देखो, अभी हम जब जैसे आपने यूके की बात की, यूएस की बात की, आपको एक फैक्ट
से रूबरू कराऊं, जितने भी हमारे यूएस और यूके में सीपीए हैं, हर एक का एक प्रोविज़न है, 8 आवर्स की वर्किंग है तो 8 आवर्स की वर्किंग है। और कैन यू बिलीव लाइक दे आर आउटसोर्सिंग द वर्क टू इंडिया। Let's say if they are taking any assignment maybe for $5,000, they are outsourcing it to India in $500. And very basic reason is because the payment in UK, in US or maybe in any other country is on hourly basis. But in India, there is no time limit. We are working maybe for 12 hours also. What is important is, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट ने एक मिनिमम फीस का रिकमेंडेशन निकाला हुआ है, it should not be recommendatory. It should be mandatory. नंबर 1. नंबर 2, अभी ऑडिट अलॉटमेंट किसके पास है? क्लाइंट के पास है। और मेरा मानना यह है कि देयर शुड बी ए ट्रांसपेरेंट ऑडिट अलॉटमेंट सिस्टम। फॉर दैट देयर शुड बी ए सेंट्रलाइज बॉडी, चाहे वो ICAI करे, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करे, फेयर अलॉटमेंट करो। सर, आपने CIRC के वाइस चेयरमैन जब थे तो उसमें बात करें कि क्या आपके इम्पोर्टेंट एकम्प्लिशमेंट्स थे और अब आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि अब सेंट्रल काउंसिल में उसी को कैसे आप काम को आगे बढ़ाएं जो आपने वहाँ शुरू किया अपना? राहुल भाई, पहले तो मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा। हमारे जो चेयरमैन थे नीलेश गुप्ता, उनका मुझे बड़ा सपोर्ट रहा। डेफिनेटली वो थोड़ा क्रिटिकल टाइम था, शुरू में कोविड पीरियड चल रहा था, और जब हम वाइस चेयरमैन CIRC आए तो उस टाइम सेकेंड वेव जो बहुत डिफ़िकल्ट तरीके से इफ़ेक्ट कर रही थी लाइफ को, सबकी लाइफ को, वो हम फेस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने कोविड टास्क फोर्स फॉर्म किया और अप्रैल एंड मई 2 मंथ्स CIRC लेवल पर हमने कोविड टास्क फोर्स चलाया, जिसमें हमें 4 ब्रांचेस से बड़ा कोऑपरेशन मिला, जिसमें गौतम बुद्ध नगर ब्रांच थी, वाराणसी ब्रांच, धनबाद ब्रांच और रांची ब्रांच। और बिलीव मी, यहाँ के जो मेंबर्स थे उन्होंने अपनी पॉकेट से फंड इकट्ठे करके कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन्स, ये सब अरेंज किए। जितने भी मेंबर्स, उनके रिलेटिव, उनके नोन, जिसको भी जहाँ ज़रूरत थी, इवन प्लाज्मा, ब्लड डोनेशन, एवरीथिंग वाज देयर। तो और वैक्सीनेशन कैंप्स भी अलग अलग जगह लगाए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि उस दौरान में कम से कम 400 मेंबरों की लाइफ सेव कर सका। डेफिनेटली 2 मेंबर हमने बहुत नज़दीक के खोए। आप मेरे मुरादाबाद के 2 मेंबर थे और उसमें एक मिस्टर SK अग्रवाल थे, उनको हम नहीं बचा सके। दूसरे मिस्टर गौरव रस्तोगी थे, जिनको हम नहीं बचा सकते। रिकवरी मोड में भी आ गए थे, उनको आई थिंक 4-5 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी लग गए थे, प्लाज्मा भी चला गया था, लेकिन फिर भी हम उन्हें नहीं बचा सके, तो उनका हमें दुख है। बट स्टिल वी कुड सेव मोर देन 400 लाइव्स एंड उसमें हॉस्पिटल बेड्स वगैरह अरेंज किए। तो ये तो एक शुरुआत का एक सोशल कमिटमेंट था जो हमें आज भी उस चीज़ के लिए सुकून है। एट द सेम टाइम हमें कमिटमेंट दिया हमारे चेयरमैन ने कि हमको यंग मेंबर्स के लिए और वुमेन मेंबर्स के लिए काम करना है। पहला इनिशिएटिव हमने वुमेन मेंबर्स के लिए लिया, क्योंकि वुमेन मेंबर्स में मैंने ये देखा है कि वुमेन मेंबर्स चाह करके भी कई बार आफ्टर मैरिज काम नहीं कर पाती हैं। उनके अपने और कंपल्शंस, फैमिली कंपल्शंस हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उनको संभालना है, फैमिली को संभालना है। बट मैंने ये देखा कि किसी भी हालत में दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक का टाइम उनके पास अवेलेबल होता है। सो वी टुक द इनिशिएटिव एंड वी स्टार्टेड ए सीरीज बाय द नेम वाव, वुमेन ऑन वेडनेसडे। So every Wednesday from 4 to 6 we started a series for women members and tried to develop a faculty among them. So जो भी मेरी महिला मेंबर थोड़ा सा भी एक हिच था, स्टेज पर जाने से डरती थी, सब्जेक्ट पर बात करने से डरती थी, तो हमने ये शुरू किया कि मिनिमम 2 to 3 स्पीकर्स हम वुमेन मेंबर्स रखते थे, एक वुमेन मॉडरेटर रखते थे और पीछे से हम लोग उनकी सपोर्ट में होते थे। So I believe I could succeed to create more than 200 faculties among the women members. This was the another initiative, and especially I am requesting my Central Council members also since last couple of years कि आप वुमेन मेंबर्स के लिए एक इंडिपेंडेंट पोर्टल बनाइए जो एज ए फ्रीलांसर काम करना चाहती हैं। अभी भी हमारा वुमेन मेंबर्स का पोर्टल है, बट दैट पोर्टल इज ओनली फॉर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी इफ दे वांट टू टेक सम वर्क फ्रॉम होम facility or they want to go for a part-time job. But my idea is if we have an independent portal for women members as a freelancer, अब let's say मैं नोएडा में बैठा हूँ, मेरे को वैल्यूएशन करानी है, आज मेरे मेंबर्स एक दूसरे के साथ काम शेयर नहीं करते क्योंकि उनको एक डर है कि आज अगर मैंने काम शेयर किया, मैं फाइल लेके राहुल जी के पास आ गया, ऐसा ना हो मेरा क्लाइंट राहुल जी के पास चला जाए। मैं इस डर से बाहर निकल सकता हूँ,
मैं उस वुमेन मेंबर्स के पोर्टल पर जाऊंगा, मैं देखूंगा कौन सी महिला मेंबर वैल्यूएशन में है, मे नॉट बी फ्रॉम नोएडा, मे बी फ्रॉम वाराणसी, मे बी फ्रॉम रांची, और मैं उनको वैल्यूएशन के लिए डॉक्यूमेंट भेजूंगा, वो मेरे को काम करके भेजेंगे, मैं उनको फीस पे कर दूंगा. तो दिस इज वन पार्ट विच आई एम थिंकिंग लाइक वी शुड कंटिन्यू विद दिस काइंड ऑफ ऑप्शन. एंड सेकेंड इज यंग मेंबर्स आर स्ट्रगलिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज, राइट. सो उनके दो इश्यूज हैं. पहला है कि उनको कोई मिनिमम फीस का काम नहीं मिल रहा. पहले एक यंग मेंबर आता था तो उसको एक रहता था कि मेरे को बैंक ब्रांच ऑडिट मिलेगा, मिनिमम इतनी फीस मिलेगी, वो खत्म हो गया. तो एक तो उनके लिए, यंग मेंबर्स के लिए अपॉर्चुनिटी के लिए, तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया सर. आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, इंडिया में मोर देन 23,000 स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, जिनमें ऑडिट नहीं होता, जिनमें TDS कंप्लाइंस नहीं होती, जिनमें GST कंप्लाइंस नहीं होती. और उनमें एक एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय, जवाहर विद्यालय, राइट, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय, ये सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर अकाउंटिंग सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है. इनमें कैश रिसीव नहीं होता कहीं पर, इनकी अकाउंटिंग भी नहीं होती, TDS कंप्लाइंस भी इनके खतरे में है, नोटिस आते हैं. सो एज ए वाइस चेयरमैन CIRC एंड PDC चेयरमैन ऑफ CIRC, वी टुक ए इनिशिएटिव. We contacted Kendriya Vidyalaya Sangathan at that time. So fortunately, one of the accounts officer there who worked with me earlier, she approached me and asked me, sir, ये हमारे नॉन कंप्लाइंस के नोटिस आए हुए हैं. So I suggested कि बेटा अगर आपको ये नॉन कंप्लाइंस खत्म करने हैं तो अकाउंटिंग आपको करनी पड़ेगी. And then she asked me to meet her डिप्टी कमिश्नर. वो भोपाल रीजन में पोस्टेड थी. So I flight from Noida to Bhopal. I discussed with him. एंड आई सजेस्टेड कि साहब ये आप जब तक अकाउंटिंग नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. सो ही सेड, सर हम गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट हैं, हम अकाउंटेंट हायर नहीं कर सकते, आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए दे दीजिए. और राहुल जी उसके लिए कंडीशन, विद द हेल्प ऑफ नीलेश गुप्ता जी, हमने CIRC लेवल पर 4 कंडीशंस लिख के भेजी. पहली थी, दिस वर्क शुड बी असाइन टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर इन प्रैक्टिस फ्रॉम 0 to 5 years. दिस इज वन. सेकेंड, दैट chartered accountant should have registered office in the city where that school is situated. Third, it should be a closed tender, it should not be open tender, meaning thereby आप एक कट ऑफ डेट बनाइए, उस कट ऑफ डेट को आप इंस्टीट्यूट की PDC से, जो भी आपको फर्म्स हैं 0 to 5 years वाली रेस्पेक्टिव सिटीज़ में, वो नाम आप ले लीजिए, उनको टेंडर डॉक्यूमेंट भेजिए, वो आपको टेंडर डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे और उनको आप वर्क अलोकेट कर दीजिए. एंड फोर्थ वॉज, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम फीस. क्योंकि आज जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो टेंडर्स में, वो मिनिमम फीस को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं. सो दैट डिप्टी कमिश्नर वॉज नॉट रेडी फॉर द मिनिमम फीस पार्ट. दैट डिस्कशन वॉज कंटिन्यूड फॉर 3 months एंड देन फाइनली ही एग्रीड अपॉन वन लाइन एंड ही एडिड दैट वन लाइन, एनी फाइनेंशियल बिड बिलो द मिनिमम वेजेस एप्लीकेबल इन द स्टेट शैल बी लायबल फॉर रिजेक्शन. और MP में उस टाइम मिनिमम वेजेस 13,500 रुपये महीने का था. यानी कि मेरे वो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए 13,500 रुपये महीने का काम फिक्स हो गया. तो मुझे लगता है कि इस तरीके की जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर हमें डे एंड नाइट काम करने की ज़रूरत है, और बहुत अपॉर्चुनिटी. तो ये उस पीरियड की बात है जिस वक्त आप वाइस चेयरमैन थे. सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे यंग CS के बिहाफ पे, कि आजकल चैलेंजेस बहुत हैं जो हम लोगों ने डिस्कस भी किए. पहले कोर्स इतना टफ, फिर काम भी टफ, इतने रेगुलेशंस हैं. उस हिसाब से कुछ लोग कहते हैं रेम्यूनरेशन जो मिलता है, जो हमारी फीस है, जो सैलरी है, वो शायद उतनी नहीं है जितना हम लोग काम कर रहे हैं. दूसरा है एक जो सपोर्ट चाहिए, जो एक क्लब और एक जो सोशलाइज करने की है, या हमें अपने डाउट्स क्लियर करने हैं, जो अपने सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट से डिस्कस करना है. तो कुछ जगह ऐसा लगता है कि शायद हम लैकिंग हैं, कि इसमें हम लोग क्या करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. देखिए राहुल जी, आपका जो क्वेश्चन है वो डेफिनेटली आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है. मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहूँगा, इंस्टीट्यूट भी काफ़ी इनिशिएटिव ले रहा है यंग मेंबर्स के लिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी. क्योंकि आप भी जानते हैं कि अगर हम पुरानी थ्योरी में बात करें तो वहाँ टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा स्कोप नहीं था, बट आज टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल हमारे प्रोफेशन में भी इन्वॉल्व हो गया है. इंस्टीट्यूट इज़ ऑल्सो वर्किंग ऑन AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई. उसके अलावा जो हमारे यंग मेंबर्स हैं उनके लिए ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी पर भी इंस्टीट्यूट ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जिसमें
हमारे यंग मेंबर्स दे कैन वर्क ऑन पेरोल अकाउंटिंग, दे कैन वर्क ऑन अकाउंट आउटसोर्सिंग, दे कैन वर्क ऑन यूएस टैक्सेशन। इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम इस तरीके के बदलाव अपने प्रोफेशन में लेकर के आ रहा है। अभी हो क्या रहा है, जो मेरा यंग मेंबर है, जो उसने हमारी एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस देखी, अभी उसका फोकस उसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की तरफ है। और जब वो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में मूव करता है, तो जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बात करें तो शायद ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज हमारे लिए इतना रेम्यूनरेटिव आज की डेट में नहीं है कि हम सर्वाइव कर पाए। एक समय था जब हमारा मेजर रोल ऑडिट एंड एश्योरेंस सर्विसेज में ही होता था और हम हैप्पीली अपने आप को सेटल कर लिया करते थे। अब समय आ गया हमको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन के लिए। अगर मान लीजिए मैं इनकम टैक्स में डील कर रहा हूँ तो मैं इनकम टैक्स में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। आज मैं ये नहीं सोच सकता कि मैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करके काम चला लूँगा। तो हमारे लिए एक स्किल सेट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है और यंग मेंबर्स को भी स्किल सेट डेवलप करके अगर वो जॉब की तरफ मूव करेंगे तो मैं जो स्ट्रगल अभी फेस कर रहे हैं वो स्ट्रगल डेफिनेटली वो फेस नहीं करेंगे। इसमें मेरा एक सुझाव जो मैंने एक दो अपने काउंसिल मेंबर हैं उनको भी दिया कि हम लोग जो करियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स की करते हैं, इसी तरीके से करियर काउंसलिंग न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी होनी चाहिए। उनको कैंपस में भेजने से पहले कम से कम हफ्ता या 10 दिन का हम उनका करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखें। उनमें उनको सब्जेक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग की बात करें। लेट्स से आपने आर्टिकलशिप में सिर्फ जीएसटी का काम किया है तो मैं आपको फोकस करूं कि राहुल जी आपको जीएसटी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्टिव हैं। जैसे भी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे कोर्सेज भी चलाए हुए हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है, मेंबर्स को नहीं पता कि इंस्टीट्यूट में कोई एआई से रिलेटेड भी काम चल रहा है या इंस्टीट्यूट में कोई आउटसोर्सिंग से रिलेटेड भी कोई कोर्स चल रहा है, पेरोल अकाउंटिंग भी इंस्टीट्यूट सिखा रहा है, यूएस टैक्सेशन भी इंस्टीट्यूट सिखा रहा है। तो उन सब चीज़ों को हमें मास मैसेज के थ्रू अपने यंग मेंबर्स को मोटिवेट करना है। फ्यूचर बहुत अच्छा है लेकिन उसके लिए हमें डिसीजन आज से लेना पड़ेगा। अभी जो स्ट्रगल पीरियड है वो उसका बेसिक रीज़न है हम उसी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में एंटर कर जाते हैं और जिस टाइम हमें जॉब सेलेक्ट करना है हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस जॉब में जाना है। उस टाइम सिर्फ एक ही टारगेट होता है हमको जॉब करना है। और इसमें सबसे बड़ी बात है जो यंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनका आर्टिकलशिप शुरू करते टाइम सिर्फ एक मोटिव होता है एग्जाम पास करना। सो दे आर नॉट सीरियस इन टू देयर आर्टिकलशिप और वाइल दे आर नॉट सीरियस इन फॉर देयर आर्टिकलशिप तो उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज नहीं होता। और जब सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्टीज नहीं है और उसके बाद जब वो कैंपस में जाते हैं सो दे डोंट गेट द सैलरी एज पर देयर ओन एक्सपेक्टेशन। और जैसा कि हम लोग कई बार बोल देते हैं कि एमबीए को उससे ज़्यादा सैलरी मिलने लग रही है, हम कई बार इसको एमबीए से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो अगर सच बोलूँ तो हमारे कोर्स का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दिस इज़ द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड एंड द इंस्टीट्यूट इज़ द लार्जेस्ट अकाउंटिंग बॉडी इन द वर्ल्ड। बट बिकॉज हमारा स्किल सेट तैयार नहीं है और हम एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज गेन करके नहीं चल रहे, हम सब चीज़ें एक साथ लेके चलते हैं। आप देखेंगे जब हमारा न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एक सीवी अपना तैयार करता है तो उसमें उसने जितना भी काम ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप किया सबको इनकॉर्पोरेट कर देगा। अब आपको एमएनसी में जाना है तो दे आर लुकिंग फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक। अब नाउ इफ दे आर लुकिंग फॉर जीएसटी एक्सपर्ट ओनली देन इन माय सीवी डेटा रिलेटेड टू जीएसटी एक्सपर्टीज शुड बी देयर। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें काम करना है। सीवी कैसे तैयार होगा, स्टूडेंट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, इंटरव्यू कैसे कंडक्ट होगा। इवन हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट में मॉक इंटरव्यूज़ का भी सिस्टम है। बट अगेन अभी जिस लेवल पर वो होना चाहिए, जैसा मैंने बोला कि कम से कम ग्रूमिंग इंटरव्यू से पहले स्टूडेंट की हो, उसका सब्जेक्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट हम समझें और उसको हम बोले कि भैया ये अगर आप जीएसटी में हैं तो ये जीएसटी से रिलेटेड वैकेंसीज़ हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड वैकेंसीज़ ये हैं, ऑडिट से रिलेटेड वैकेंसीज़ ये हैं। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे तो जो स्ट्रगल हम लोग फेस कर रहे हैं वो बिल्कुल भी फेस नहीं करेंगे। और डेफिनेटली ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ जितनी आ रही हैं उन पर भी बहुत हम लोग काम कर सकते हैं। कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में कहीं कोई तकलीफ आने वाली है। द ओनली थिंग इज एक डायरेक्शन चाहिए और जो डायरेक्शन अगर सही मिलेगी तो किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और फाइनली बिल्कुल आखिरी और ब्लंट क्वेश्चन, और लोग भी इलेक्शन लड़ रहे हैं सेंट्रल काउंसिल में, तो आप क्या 3-4 पॉइंट शॉर्ट में बताना चाहेंगे कि भाई ये आप प्लान कर रहे हैं जिस वजह से जो वोटर है वो अट्रैक्ट हो कि नहीं साहब अतुल जी उसका भविष्य का आगे और अच्छा करेंगे।
देखिए सर, पहले तो मैं आपके उस क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि जो हमारा फ्यूचर में बाकी के जो डोमेन है उनमें चार्टर्ड अकाउंटेंट क्यों नहीं जा रहे या स्टार्टअप्स में क्यों नहीं आ रहे। डेफिनेटली जैसा मैंने बोला कि जो स्किल सेट हमारा शुरू से बना वो स्किल सेट ऑडिट एंड एश्योरेंस पर अटक करके रह गया, जीएसटी पर अटक करके रह गया, इनकम टैक्स पर अटक करके रह गया। बट डेफिनेटली अब जो नई जनरेशन आ रही है दे आर एंटरिंग इनटू स्टार्टअप्स ऑल्सो। डोमेन चेंज हो रहे हैं। देर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन सब्सिडीज ओनली, देर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन एमएसएमईज ओनली। सिर्फ एक हमको एक होराइजन चेंज करने की आवश्यकता है। तो जो भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं वो खाली ऑडिट एंड एश्योरेंस पर फोकस ना करें, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिन पर साथ मिल करके काम कर सकते हैं। और आजकल मैं एक बड़ा पॉपुलर कर रहा हूँ यंग मेंबर्स में कि भाई ठीक है, आपके पास अगर काम नहीं है या आप प्रैक्टिस कर भी रहे हो तो साथ में यू कैन स्टार्ट फाइलिंग यूएस टैक्स रिटर्न्स। उसके लिए एक सिंपल सा 3 महीने 4 महीने में एक कोर्स कंप्लीट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेवेन्यू सर्विस एनरोल्ड एजेंट। सो वंस यू पास दैट एग्जाम आप अपने आप को एनरोल करा लो। अभी तक सिर्फ 64,000 एनरोल्ड एजेंट्स हैं जो यूएस की टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं और 8 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स रिटर्न्स यूएस में फाइल होती हैं और वो CPAs एंड एनरोल्ड एजेंट्स के थ्रू फाइल होती हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड एवेन्यू विच एनी पर्सन कैन डू वाइल दे आर सिटिंग एट होम। इवन वुमेन मेंबर्स भी काम कर सकती हैं इसमें। और जो आप वुमेन मेंबर्स की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली जो हमने वुमेन पोर्टल की बात की उसका उद्देश्य यही था क्योंकि एज एंड व्हेन आई विजिट द डिफरेंट प्लेसेस, और उसका एक एग्जाम्पल था कि आई विजिटेड समवेयर इन 2018 दुबई। वहाँ पर एक AGM था दुबई चैप्टर का और मैंने वहाँ जितनी वुमेन मेंबर देखी तो उसमें कई बार ये एहसास हुआ कि मैक्सिमम ऑफ द वुमेन मेंबर दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग बिकॉज किसी के हस्बैंड इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, तो अब उनको वहाँ जाने के बाद वो वहाँ सेटल हो गए। अब उनको जॉब हंट करना एक मुश्किल लग रहा था। सो डेफिनेटली वी कैन कोप अप विद इफ वी हैव दैट इंडिपेंडेंट पोर्टल फॉर द वुमेन मेंबर्स। इवन इफ टुडे आपको जान करके आश्चर्य होगा तकरीबन 30% वुमेन मेंबर्स हैं हमारे इंस्टीट्यूट में और 43% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। अगर हम 4,20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, 20,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट की, तो उसमें 30% वुमेन मेंबर्स हैं। एंड 9 लाख स्टूडेंट्स की बात करें तो 43% फीमेल स्टूडेंट्स हैं। ऑलमोस्ट हाफ। सो कहीं ना कहीं एक हमें इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट लेवल पर लेना ही पड़ेगा जिसमें हम इंडिपेंडेंट वुमेन मेंबर्स के लिए कोई एक इंडिपेंडेंट पोर्टल बना करके उस पर काम करें। यंग मेंबर्स के लिए डेफिनेटली हमको स्किल सेट पर काम करना पड़ेगा। जब तक उनका स्किल सेट डेवलप नहीं होगा दे कैन नॉट गो फॉर ग्लोबल प्रेजेंस। तो एक मेरा जो इनिशिएटिव जो मैं एज ए सेंट्रल काउंसिल मेंबर लेना चाहता हूँ, मेरा जैसे डे 1 से फोकस है, जब मैं रीजन में था तब भी मैंने यंग मेंबर्स एंड वुमेन मेंबर्स के ऊपर फोकस करके रखा था। तो अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट, माई फोकस इज हाउ कैन वी ग्रूम आवर यंग मेंबर्स so that they can compete the members globally. They can start working globally. उनकी जो ग्लोबल प्रेजेंस है, आज हम बात करें तो मेरे को अगर ग्लोबल काम करना है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है मैं यूएस जाऊं। अभी जैसे आपको यूएई में काम करना है, आप यूएई में प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट लेना चाहते हो, जबकि यूएई में कॉर्पोरेट टैक्स आ गया, वैट ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। कॉर्पोरेट टैक्स आने के बाद वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना मैंडेटरी हो गया। बट स्टिल एज ए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट आई कैन नॉट गो एंड स्टार्ट प्रैक्टिस इन यूएई क्योंकि मुझे उसके लिए वहाँ ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ट्रेड लाइसेंस लेने के बाद मुझे इंस्टीट्यूट से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, सिंप्लीफिकेशन नहीं है, तो हमें इंस्टीट्यूट लेवल पर भी कुछ पॉलिसीज़ में सुधार लाना पड़ेगा जिसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब आपको यूएई जाना है तो एज ए इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट यू कैन नॉट टेक ए लाइसेंस देयर जब तक आप वहाँ का एक एग्जाम पास नहीं करते। अब यहीं पर अगर आपने ACCA किया होता तो आपको किसी एग्जाम को पास करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के जो सिंप्लीफिकेशंस हैं यंग मेंबर्स के लिए, वुमेन मेंबर्स के लिए, मेरा फोकस सर आज की डेट में मेरे यंग मेंबर की हैंड होल्डिंग कैसे हो, उसकी ग्रूमिंग कैसे हो, उसको हम प्रोफेशन में इस्टेब्लिश कैसे कर पाएँ, और चाहे वो जॉब में जाए या प्रैक्टिस में जाए उसको अपॉर्चुनिटीज़ कैसे मिले। अगर उसको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो डेफिनेटली वो अपने प्रोफेशन को छोड़ करके दूसरे प्रोफेशन की तरफ मूव करेगा। आज बहुत सारे यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो CPA कर रहे हैं, ACCA कर रहे हैं, बोलते हैं साहब हमारे इंस्टीट्यूशन से हमने CA किया, इतनी मेहनत की, लेकिन जो हमको चाहिए वो नहीं मिल रहा, इसलिए वी आर बाउंड टू डू सो। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि लेटर और सूनर हमको इसके बारे में सोचना ही पड़ेगा और कोई ना कोई ऐसे एवेन्यूज़ पर भी काम करना पड़ेगा। साथ में बाकी के जो एवेन्यूज़ हैं, जो और प्रोफेशनल्स
अवेल कर रहे हैं, उन पर भी हमको डे एंड नाइट काम करना पड़ेगा। तो मेरा जो विज़न है, अपार्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वुमेन मेंबर्स और यंग मेंबर्स को अगर हमने प्रोटेक्ट कर दिया तो मैं समझता हूँ हमारे से अच्छा प्रोफेशन, और जो इंस्टीट्यूट जिस तरीके से शाइन कर रहा है, इंस्टीट्यूट विल कंटिन्यू शाइनिंग लाइक दिस ओनली। सो दीज 3 आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स विच आई एम लुकिंग फॉर। तो मेरे ख्याल से विद दिस वर्ड्स हम लोग ये डिस्कशन ख़त्म कर सकते हैं, और हम लोगों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम चाहेंगे आप थम्पिंग मेजॉरिटी से सेंट्रल काउंसिल मेंबर बने, और फिर जल्दी ही अगले महीने फिर से एक बार बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। ठीक है सर, थैंक यू, थैंक यू। सो विद दिस वी आर वाइंडिंग अप दिस एपिसोड, और फिर से वही रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर कीजिए उसमें ये भी कहिए कि वो लोग भी सब्सक्राइब करें, वो हमारे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन का काम करता है। थैंक यू सो मच।